हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए प्रकाश का चैप्टर का हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को एकदम से अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए और बताइए इस पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यदि आपको पता तो आप लोग बताएंगे, यदि नहीं पता तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए इसमें कहा क्या गया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है वास्तविक स्थिति का या फिर आभासी स्थिति का या स्थिति का ही नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमें आभासी स्थिति का क्या होता है पता चलता है। आभासी स्थिति का क्या पता चलता है, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। अब इसमें से आप लोग देखेंगे इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। देखिए ऐसा पूछा जाता है कि क्या होता है अगर मान लीजिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है, आभासी कहाँ क्यों दिखाई देता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आप लोगों से ऐसा भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी क्या करेंगे, याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तारे चंद्रमा टिमटिमाते हैं या फिर अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ओनली इन द स्काई, तो क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो एकदम से हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर आप लोग जानते भी होंगे। अगर ये आप लोग चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, जैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ, अगर जो आप लोग चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं कि इसका भी कराइए, मैं आपको करा दूंगा। वैसे तो मैंने दो चैप्टर को कराया है, जैसे बात की पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का, पहले और दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख लेंगे, उसका भी लिंक वही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में टच करेंगे तो आपको सभी जितने मैंने पढ़ाया है उसका लिंक आपको एकदम से अच्छे तरीके से वीडियो के फॉर्मेट में मिलता चला जाएगा। एक वीडियो चालू करेंगे दूसरा वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा, एक बात देखते देखते चले जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग क्या करेंगे, पूरा देखते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जिसे इतने से पहले जितने भी चैप्टर थे उनका मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिया है। वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या फिर समतल दर्पण में, या ए और बी दोनों सही है। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में की चर्चा की जाए तो थोड़ा जो ये कलर है वो थोड़ा पतला करें ताकि आपको क्लियर दिखे। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब और वो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। उत्तल दर्पण में बात किया तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। वहीं पर बात किया अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो जो छोटा प्रतिबिंब हमेशा की चर्चा की अगर जो की जाती है तो हमेशा किसमें होता है, ये हमेशा छोटा रहेगा इसमें। इसमें अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखेंगे छोटा प्रतिबिंब केवल पूछा गया, हमेशा की बात नहीं की गई है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो एकदम से हो जाएगा। ठीक है, जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वो एकदम से बताया। अगर जो पूछा था वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब में बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, हमेशा छोटा बनता है। बाकी यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए इसमें क्या कहा गया है। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस पर यूम लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा बनता है या फिर काल्पनिक में उल्टा बनता है, वास्तविक में उल्टा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है। तो देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो सीधा होता है, उल्टा नहीं हो सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं होता और वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होता। ठीक है, ये आप लोग याद कर रख लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होगा, ये कभी सीधा नहीं होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कभी सीधा उल्टा नहीं होगा। होगा क्या, होगा ये देखेंगे ध्यान से, जो काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा वो सीधा हो सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में जो होता है वो कैसा बनता है, कहाँ पर रखना है हमको, फोकस और लेंस के बीच रखना है। फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो कैसा बनता है, फोकस और लेंस के बीच, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनता है तो क्या बोलते हैं हम लोग। आप लोग देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। सीधा बनेगा, जी हाँ बिल्कुल सीधा बनेगा, तो काल्पनिक भी बनेगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के चारों केसेस याद कर लेंगे। चारों जो के चारों होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सभी के एकदम से अच्छे तरीके से, चारों दो लेंस दो दर्पण है, इन सभी के याद कर लेंगे। डेफिनेटली आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। एक से दो क्वेश्चन पक्का हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। और डायग्राम आप लोग खींचना भी जानते भी होंगे, अगर जो नहीं जानते वो बता देंगे मैं, अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वहां से। ठीक है, किरण आरेख से।
बाकी देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ की वैल्यू कितनी दी गई, 20 दी गई है। और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो लेंस की क्षमता यानी कि पी की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फाइंड दी पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। जहाँ जो एफ होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। एफ जो होता है, सॉरी, एफ जो होता है किस में होता है, ये मीटर में होता है। एफ में कैसा होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। यहाँ पर किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। या तो आप इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लूँ, या तो यहाँ पर एक फार्मूला और होता है, एफ इज इक्वल टू 100 क्या होता है, एफ होता है। जहाँ पर एफ क्या होता है, एफ जो होता है सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, okay? इसका दो फार्मूला हो गया। एक ऊपर वाला, ये कब लगाएंगे हम लोग, ये जब लगाएंगे, ये मीटर में दिया रहेगा, ये कब लगाएंगे, जो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया गया तो आप लोग यहाँ पे लगा दीजिए। पी इक्वल टू 100/एफ की वैल्यू कितनी दी गई, 20 दी गई है। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू 5 डायप्टर। 5 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा जी हाँ। फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो जो क्षमता रहेगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ए दिया गया है, वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 6वें नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लेंसेज। तो क्या होता है, सॉइल का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी देखिए यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, 2D डायप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ पर पी की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 2 डायप्टर दी गई है। डायप्टर किसका मात्रक होता है, पूछ लेता है कि डायप्टर किसका मात्रक होता है। तो डायप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, ठीक है। तो पी की वैल्यू दी गई 2 डायप्टर, जब की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम लोग लगाएंगे पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। यहाँ पर देखेंगे पी और एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, एफ की वैल्यू होती है, नहीं दी गई है, सॉरी। देखिए पी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी की वैल्यू दी गई 2। तो पी की वैल्यू 2 लिख देंगे, उसका 1/f। अगर जो एफ को इधर लेंगे आएंगे और पी को इधर, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगर जो एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये मीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मीटर वाला लगाया तो ये क्या यहाँ पर आया, मीटर में आया। अगर जो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि एफ इक्वल टू क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा। तो 50 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया तो इसलिए पॉजिटिव लगाया होगा, जब निगेटिव दिया होता तो निगेटिव वाले पे ऑप्शन पे करते टिक। ठीक है, बाकी ये सब आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से। कि नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं क्या करूंगा, एकदम से अच्छे तरीके से थ्योरी भी लेकर आऊंगा आपके लिए। उत्तल लेंस के द्वारा तब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है जब बिंब कहाँ रखी जाती है, ये पूछा गया। तो बिंब कहाँ रखी जाती है, फोकस के से कम दूरी पर हमें रखना है, तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा उत्तल लेंस में, ठीक है। फोकस से कम दूरी पर रखेगा, यानी कि फोकांतर से कम दूरी पर दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो एकदम सही जाएगा। जैसे बात की उत्तल लेंस की अगर संरचना देखी जाए तो उत्तल लेंस की संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। यहाँ पर बात की यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर 2f या फिर सी कह सकते हैं, 2f। यहाँ पर f1 कह सकते हैं, यहाँ पर f2 होता है, यहाँ पर 2f2 होता है, ठीक है, 2f2 होता है। हमें कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, काल्पनिक बनेगा। इधर जो रहता है वो कैसा रहता है, काल्पनिक रहता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम से हो जाएगा। ये कहाँ पर है, फोकस दूरी से कम दूरी पर है। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, कौन सी लेंस की चर्चा की गई है ना, तो लेंस में कौन सा होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी धनात्मक होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी की चर्चा की है तो ये कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। चाहे उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो, इसकी अगर जो फोकस दूरी क्या रहेगी, जैसी उत्तल की रहती है वही लेंस और दर्पण दोनों के रहते हैं। यानी कि अगर जो उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण की चर्चा की जाए तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी रहती है वो भी धनात्मक होती है। एंड अगर जो उत्तल लेंस की यहाँ पर उत्तल लेंस की दिया गया तो हम लोग अवतल दर्पण की चर्चा की जाए तो ये भी कैसा होता है, निगेटिव होता है दर्पण। अवतल दर्पण की कैसी होती है, निगेटिव होती है। यहाँ पर देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अवतल लेंस की, अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन सतह होता है। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स बताएंगे। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स बताएंगे।
ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स, सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाकी आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं, सो आप लोग 8:00 PM पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।